ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, बहुत सारी कुर्बानियाँ देके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि किसी के साथ इसे शेयर करके आप उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं ताकि वो दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह अपनी ज़िंदगी में ऐड करें और उनकी ज़िंदगी में आई मुश्किलात हल हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, जैसे कि मैं आपके साथ बहुत सारी स्टोरी शेयर करती हूँ, लोगों की ज़िंदगी में हुए मिरेकल्स की, लोगों की हुई ज़िंदगी में जो खुशहाली आई है उसकी, और उनकी मोटिवेशनल स्टोरीज़ जो हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसी ही एक स्टोरी मुझे सेंड की है आज भी एक सिस्टर ने, जो कि कुर्बानियों के बाद उन्होंने अपने आप को पहचाना, अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचाना, और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ अता की जो कि उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। तो सिस्टर का नाम है जी सना, और सना लिख रही हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आपी बहुत छोटी थी जब तो दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, और जिस लड़के को मैं मोहब्बत करती थी वो कोई गैर नहीं था, मेरे मामू का बेटा था। और मामू मेरे सऊदी अरब रहते थे। मामू के बेटे को काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा था, क्योंकि हमारा एक-दूसरे के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट मामू जब से बाहर गए हुए थे तब से उन्होंने फैमिली के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं रखा हुआ था, क्योंकि मोमानी हमारी काफ़ी सख्त तबीयत की थीं और उनकी अपनी नंदों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और हमने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ़ मामू का नाम सुना हुआ था, लेकिन मामू के बारे में हम नहीं जानते थे। अक्सर अम्मी जब ज़िक्र किया करती थी तो आँखें उनकी अश्कबार हो जाया करती थी। लेकिन इस हमदर्दी और इस प्यार को हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब ये चीज़ें समझ आने लग गईं तो कोशिश यही हुई कि क्यों ना इन दोनों बहन-भाइयों को दोबारा मिला दिया जाए। आप ही मैंने ये सोचा कि मैं अपनी अम्मी को भाई से बात करवाती हूँ, इसलिए क्यों कॉन्टैक्ट नंबर हासिल किए और उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। जब उन्हें कॉन्टैक्ट किया तो मामू ने बड़े अच्छे तरीके से बात की और अम्मी की खुशी में इज़ाफ़ा हो गया और अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। 1-2 दफ़ा मामू से बात हुई तो मामू ने कहा कि वो अपने बेटे को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं ताकि वो 1-2 कोर्सेज़ कर ले, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए। मामू ने ये बात अम्मी से कही तो अम्मी से रहा नहीं गया। अम्मी ने कहा मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर भेजें, वो मेरे घर में रहेगा और मैं उसको जहाँ से कहेगा वहाँ एडमिशन ले दूँगी ताकि अपने आईटी कोर्सेज़ कर सके। अब काफ़ी अरसे उसे पाकिस्तान में स्टे करना था, इसलिए आप ही हमने ऊपर वाले पोर्शन में एक रूम सेट कर दिया ताकि उसे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उसकी एज आप ही 18 इयर्स थी और मेरी भी एज 18 इयर्स थी। जब वो हमारे घर में आया तो बहुत ही अच्छा एक वाइब हमारे घर में आ गई, जिसकी वजह से आप ही सब लोग बहुत खुश थे। इनफैक्ट अब्बू बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत के मालिक थे, लेकिन अब्बू के साथ भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बिल्कुल अब्बू उनके साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनका अपना ही बेटा है। अब्बू ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, प्यार भी दिया ताकि उसे कभी ये फ़ील ना हो कि वो कहीं गैरों की तरफ आया है। रोज़ाना उनके वालिदैन से ऑनलाइन बात हुआ करती थी। मामू भी बहुत खुश थे और मोमानी भी खुश थीं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आए थे। जिसकी वजह से हमने उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया ताकि मामी का जो रवैया है वो बेहतर रहे। मामी हमारी बहुत ज़्यादा अजीब नेचर की मालिक थीं। लेकिन अब मामी भी बहुत ज़्यादा खुश थीं और मामी ने ये बात हमें पता ही नहीं चलने दी कि मामी की तबीयत में कोई चेंज आ गया है। हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसलिए आप ही डेली हम उन लोगों से बात करते थे और उनसे हर तरह के घर के मामलात वगैरह डिस्कस करते थे। मेरी स्टडी भी चल रही थी और मेरे कज़न जो सऊदीया से आए थे वो भी अपने कोर्सेज़ को अच्छे तरीके से कर रहे थे। अब आप ही इनके कोर्सेज़ कंप्लीट हो गए थे और ये यहाँ से कोर्सेज़ कंप्लीट करने के बाद जा चुके थे। सऊदी अरब जाते सार इन्होंने अपनी जो इनके डैड का ऑफ़िस था वो जॉइन किया, क्योंकि इनकी इतनी एजुकेशन नहीं थी, इसलिए इन्होंने कुछ कोर्सेज़ किए ताकि अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकें। इनके वालिद वहाँ पे एक प्रेस में काम किया करते थे और अच्छा जगह पे इनकी
जॉब थी, जिसकी वजह से सारी मैनेजमेंट अंकल करते थे और अंकल ही ये अपने बेटे को अपनी इसी जॉब में एडजस्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इन्हें कुछ कोर्सेज़ करवाए ताकि ये अपने फ्यूचर सिक्योर कर सकें। बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा ब्रांडेड गिफ्ट लेकर आए थे ये लोग, जिसकी वजह से आप भी हम इन लोगों को बहुत ज़्यादा अमीर समझते थे। और वैसे भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो लोग बाहर रहते हैं, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। दरख्तों से उनके पैसे उतरते हैं और वो उन पैसों की बारिश में नहाते हैं। हमारे पाकिस्तान में यही कॉन्सेप्ट है कि जो लोग बाहर जाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। इसलिए आप भी हमारी आँखें भी बंद हो जाती हैं, सोच भी बंद हो जाती है और समझ भी हम लोगों को कुछ नहीं आता। बस इश्क मोहब्बत में हम अंधे हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया और मैं भी इस लड़के के इश्क में पागल हो गई। बहुत अच्छा था इख़लाक़ का, बहुत प्यारी मीठी बातें करता था, बहुत अच्छी बातें करने के साथ-साथ ये दिल में उतरता गया और दिल में उतरने के साथ-साथ इसने दिल में जगह बना ली। सब लोग तो ऑलरेडी ही इससे बहुत ज़्यादा खुश थे और जब सऊदी अरब जाने के बाद मामू ने रिश्ते की बात की तो अम्मी ने झट से हाँ बोल दी। अम्मी ने इनकार भी नहीं किया और अब्बू को भी किसी भी किस्म का कोई इनकार नहीं हुआ। क्योंकि वो लड़के की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी और इसकी बातचीत भी सबको बहुत पसंद थी और मामू का बेटा होने की वजह से और सऊदी अरब में रहने की वजह से वैसे भी ये लोग बहुत ज़्यादा दिल में जगह बना चुके थे। एक तो वहाँ पे मुक़द्दस मुकामात है जिसकी हर किसी को ख्वाहिश होती है, इसलिए वहाँ की पाक सरज़मीन को कोई इनकार भी नहीं कर सकता। ये वो बातें थीं जो कि रियलिटी में मेरे रिश्ते के लिए हो रही थी। अब रिश्ता तय पा गया। मामू का पाकिस्तान आना थोड़ा मुश्किल था। कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। इसलिए मामू ने कहा कि हम ऑनलाइन निकाह कर लेते हैं। इसी तरह ऑनलाइन निकाह भी हो गया। निकाह होने के बाद मेरे पेपर्स रेडी होने थे और मुझे रुखसत होके बाहर जाना था। इस दौरान बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार और बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा टाइम गुज़रा। इस टाइम में मुझे लगता ही नहीं था मैं ज़मीन पे हूँ, मैं तो 7वें आसमान पे थी। मेरे घर वाले सब बहुत ज़्यादा खुशी एन्जॉय कर रहे थे। इनफैक्ट ये वो खुशी थी जो हमें सारी ज़िंदगी कभी महसूस ही नहीं हुई थी। लेकिन ये 2 साल बहुत ज़्यादा खुशी के गुज़रे, बहुत ज़्यादा अच्छे गुज़रे और इनके इख़लाक़ की वजह से तो ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आ गई थी। अब ये ज़िंदगी चलती जा रही थी। मेरी शादी हो गई यानी कि निकाह होने के बाद जब मेरी रुखसती हुई तो मैं रुखसत होके सऊदी अरब गई। सऊदी अरब जाते ही आप ही पहले जद्दा स्टे करना पड़ता है। इसलिए आप ही मैंने पहले जद्दा होटल में स्टे किया और उसके बाद मैं हरम शरीफ गई यानी कि मक्का शरीफ। ये लोग मक्का में रहते थे। इसलिए मेरी शादी के बाद जब मैं मक्का गई तो आप ही मेरे साथ जो कुछ हुआ वो नाक़ाबिले बयान है क्योंकि वो सब चीज़ें और वो सब इख़लाक़ और वो सब बातें जो इनकी पहले थी टोटल ही चेंज हो गई। अभी आप ही मैं वहाँ पहुँची ही थी तो मुमानी ने मुझे 2 घंटे सोने के बाद उन्होंने मुझे जगाया और कहा कि उठो बेटा आज तो तुम्हारा पहला दिन है, सबके लिए नाश्ता बनाओ। आप ही मैं तो हक्की-बक्की रह ये बात नाक़ाबिले बर्दाश्त थी मेरे लिए और बहुत अजीब भी थी। खाना तो बनाना एक लड़की की ज़िम्मेदारी ही होती है और बचपन से लेके बड़े होने तक हमें खाना पकाना सिखाया जाता है। लेकिन इतनी जल्दी और इस तरीके से मुझे कहा जाएगा कि मैं उठते सार नाश्ता बनाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही अजीब-सी बात थी। मैं उठी, मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। अब किचन में कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्या चीज़ कैसे है, इन लोगों का क्या टेस्ट है, क्या नाश्ते में पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। और मुमानी भी ये कह के अपने कमरे में चली गईं और अपने कमरे को लॉक कर दिया। अब मैं सोच रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं अपने हस्बैंड को उठाऊँ, उनसे पूछूँ या मैं मुमानी से पूछूँ? ये बात मैं सोच ही रही थी और किचन में मेरे देवर आए। मेरे देवर बहुत छोटा था और बहुत ज़्यादा समझदार और पूरे फैमिली में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बच्चा था, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए आप ही जब ये अंदर आया तो मैंने उससे कहा कि आप लोग नाश्ते में क्या खाएँगे? उसने कहा आप ही अभी तो नमाज़ पढ़ी है, अभी किसने नाश्ता करना है? अभी तो नाश्ता नहीं होगा, नाश्ता तो सुबह 10-12 बजे जाके होगा। जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि मुझे मुमानी ने
नाश्ता बनाने के लिए कहा है और मैं उठ के किचन में आ रही थी तो मम्मानी ने मुझे देख के थोड़ी-सी स्माइल करने के बाद अपना दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है? मैंने कहा अच्छा, तो आप नाश्ते में क्या खाते हैं? वो कहते हैं हम नाश्ते में ब्रेड या टोस्ट वगैरह ही खाते हैं। मैं फिर हैरान हो गई कि मम्मानी ने मुझे कहा है कि किचन में जाके नाश्ता बनाओ और यहाँ पे कोई नाश्ते का सामान भी नहीं पड़ा हुआ। मैंने फ्रिज खोल के देखी तो फ्रिज में 2 अंडे पड़े हुए थे और जब मैंने आटे की मट्टी देखी तो उसके बीच में आटा भी थोड़ा-सा पड़ा हुआ था। मैंने ख़ैर आटा गूँध के फ्रिज में रख दिया ताकि अगर सुबह ये कहेंगे तो मैं सुबह पराठे वग़ैरह या जो भी इन्होंने खाना होगा बना दूँगी। मैं भी कमरे में चली गई और जाके लेट गई। जब मैं लेटी तो मुझे थकावट की वजह से नींद आ गई और मैं काफ़ी गहरी नींद सो गई। अब आप ही मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम गुज़र गया। जब सुबह हुई तो सब लोग नाश्ते के लिए उठ गए थे जिसकी वजह से उन्होंने मुझे उठाया। जब मैंने टाइम देखा तो 12:30 हो रहे थे जिस पे मुझे मेरे ससुर ने कहा बेटा नींद पूरी हो गई? मैंने कहा जी शुक्र है बहुत अच्छा रहा आज का ये सफ़र और यहाँ तक का सारा मामला। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा हमारे घर में तकरीबन 10 बजे उठ जाया करो ताकि सारों के लिए तुम नाश्ता बनाया करो। अभी मैंने कहा कि मैंने तो आज फ़जर की नमाज़ के बाद ही नाश्ते की तैयारी कर दी थी। मुझे बस थोड़ा-सा गाइड कर दें कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं और किस तरह क्या टेस्ट है आप लोगों का। तो अंकल ने कहा तुम्हारी आंटी है ना वो तुम्हें सब कुछ बता देंगी। ये चीज़ें होनी तो होती ही है, थे लेकिन एकदम से अचानक से मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने मुझे शट अप कॉल दे दी और कहा कि घर के मामले सिर्फ अम्मी से डिस्कस होंगे और कभी भी ये जुर्रत ना करना कि अम्मी की बात मुझसे करके मेरा दिल ख़राब करो। अम्मी जो कहती हैं वैसे ही करो। मेरे मियाँ इतने ज़्यादा कमाने वाले नहीं थे, अभी तो इनकी जॉब नई-नई थी और इतनी सैलरी भी नहीं थी और ना ही ये अपना सेपरेट घर अफ़ोर्ड कर सकते थे। जो गिफ्ट्स वग़ैरह दिए थे वो अंकल ने ही दिए थे। और जो खर्चा वगैरह करते थे वो अंकल ही करते थे। घर के सारे मामलात अंकल ही देखते थे। अंकल के ये सारे मामलात की वजह से ये बच्चे अपने वालिद के और अपनी वालदा के आगे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते थे इन एहसानात की वजह से। ख़ैर ये मामलात तो होते ही हैं, लेकिन उसके बाद आप ये बहुत सारे अजीब से हालात से मुझे गुज़रना पड़ा। मेरी बहुत एक्सपेंसिव और बहुत अच्छी चीज़ों को भी मुँह-मानी बहुत ज़्यादा बुरा कह देती। मेरी चीज़ों को उठा-उठा के फेंकती, जानबूझ के इरिटेट करती, मेरे किए हुए काम में कीड़े निकालती और मुझे बहुत बुरा-भला कहती। और कहती बहुत जल्दी थी इसको शादी की, अभी शादी के लिए इसको क्या ज़रूरत थी? अभी तो खुद भी बच्ची थी और वो भी बच्चा था। अभी उम्र ही क्या है इनकी 20-20 साल। ये रवैये और ये बातें मेरे लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त और अज़ियतनाक थी क्योंकि जो इतनी मोहब्बत से शादी की और जितनी मोहब्बत शादी से पहले थी, उस सब पे अचानक से ही पानी फिर गया जैसे कि कोई बद्दुआ सी लग गई हो। मुमानी बहुत ज़्यादा ताने दिया करती थी। इनफैक्ट वो बातें जो मैंने देखी भी नहीं थी और जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था, यानी कि अम्मी वग़ैरह के बचपन की और उनकी शादी वग़ैरह की बातें वो भी मुमानी मुझे ताना दिया करती थी। मेरे बनाई हुई चीज़ों में कीड़े निकालती थी। इनफैक्ट मेरे मैनर्स पे भी बातें करती थी। टेबल पे ऐसे नहीं बैठते, लड़की ऐसे गिलास नहीं पकड़ती, लड़की ऐसे नहीं चलती, लड़की देवरों के सामने नहीं आती। डिफरेंट अजीब-सी बातें मुझे कह दी जाती थीं और मैं खामोशी से सुन लिया करती थी। अब इन लोगों ने मेरा फ़ोन भी ले लिया और जब भी मुझे अपने घर वालों से बात करनी होती थी तो अपने ही फ़ोन से करवाते थे। जिसकी वजह ये थी कि यहाँ पे सिग्नल का कुछ इश्यू रहता है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट कॉल नहीं होती और काफ़ी टेक्नीक से यहाँ से कॉल होती है। मेरे घर वाले भी इसलिए खुश थे कि अल्लाह ताला की पाक सरज़मीन पे हूँ, इसलिए उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी। वो यही समझते थे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। आए दिन मैं हरम में जा रही हूँ और रोज़ाना मैं उम्रे कर रही हूँ। उनकी सोच ऐसी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी मामला नहीं था। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, तब मैंने एक ही उम्रा किया था। उस पे भी इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। मेरा अबाया ऐसा है, मेरे अबाए का कलर ऐसा है, मेरे अबाए की सिलाई ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, दिस दैट बहुत सारी बातें की। इनफैक्ट इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। हर चीज़ और हर बात को मुझे ब्लेम कर दिया जाता था, जिसकी वजह से आप ही मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, बहुत ज़्यादा सहम जाती थी। और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि इन लोगों का रवैया इतना क्यों बदलता जा रहा है।
मुमानी कुछ ज़हनी मरीज़ लगती थी, जिसकी वजह से वो बहुत सारा शोर डालती थी, बहुत सारी ताने, बातें और अजीब-सी हरकतें करती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। मैं कहूँ तो किसको कहूँ? और इनफैक्ट इन लोगों ने मुझे ये भी मना किया हुआ था कि अभी कोई बेबी प्लान नहीं करना, वरना सारा अखराजात जो हैं वो बंद हो जाएँगे और ये काम कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम लोग खुद बच्चे हो, कोई ज़रूरत नहीं है अभी नए खर्चों को लाने की और इनको बढ़ाने की। अभी तो तुम्हारे देवर भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अभी पहले इनकी शादियाँ हो जाए फिर अपने बेबीज़ प्लान करना। क्योंकि मेरे देवर अभी आप ही 12 और 14 साल का था 2 और दंत मेरी कोई नहीं थी। मुमानी को इस बात की भी काफ़ी अकड़ थी कि इनके 3 ही बेटे हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें बेटी नहीं दी। बस मुमानी से जितना हो सका उन्होंने ज़ुल्म करने की कोशिश की। मेरी सोच समझ को भी काबू कर लिया। इनफैक्ट ये कहती थी खड़ी हो जाओ, मैं खड़ी हो जाती थी। ये कहती थी बैठ जाओ, मैं बैठ जाती थी। घर के सारे काम करने के साथ-साथ इनकी टाँगें भी दबाती थी, सर पे तेल भी लगाती थी और इनकी सारी बातें भी बर्दाश्त करती थी। जब ये लोग आउटिंग पे जाते थे तो मुझे घर में छोड़ जाते थे और खुद चले जाते थे ज अपने फ्रेंड्स के साथ और जब मुझे लेके जाते थे तब मुझे कह देते थे कि खामोशी से गाड़ी में बैठी रहना, कहना तुम्हारा मूड नहीं है, तुम बाहर नहीं आ सकती, इस तरह के बहाने लगा देना, कोई ज़रूरत नहीं है गैदरिंग में आने की। आप ही ये लोग सारे बारबेक्यू कर रहे होते थे और मैं गाड़ी में बैठी हुई सिर्फ रो रही होती थी और यही सोच रही होती थी कि मेरे साथ क्या होता जा रहा है, बस मेरी ही कोई गलती होगी। वो इश्क, वो मोहब्बत, वो प्यार जो शादी से पहले मौजूद था सब ख़त्म होके रह गया था। मैं बहुत ज़्यादा अज़ियत में थी, करती तो क्या करती? एक अल्लाह का ही आसरा था और अल्लाह ताला से रो-रो के ही दुआ माँग सकती थी। इसलिए आप ही मैंने अल्लाह ताला से ही रजू किया और अल्लाह ताला से ही कहती थी कि अल्लाह पाक मुझे आज़ादी अता कर दे। मैं इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। शादी को 13 महीने हो चुके थे और इस बात पे भी मुझे ताने दिए जाते थे कि अभी तक औलाद नहीं हुई। इंसान सोचता है कि पहले कहते हो कि औलाद नहीं करनी और बाद में ताने देते हो कि औलाद नहीं हो रही। इनके बेटे ने तो मेरा साथ बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वो खुद भी बच्चा था या छोटा था ये तो इसकी अम्मी ही जानती हैं। शादी भी कर दी और फिर उस सारी शादी का ब्लेम भी मुझ पे डाल दिया। जबकि सारे घर के काम मैं कर रही थी। एक मुफ़्त की नौकरानी इनको मिल चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये मुझे बहुत ज़्यादा ताने देते कि थे कि अभी तो हमारा बेटा छोटा था, इसने फ़ौरन से शादी कर ली है, जिसकी वजह से वो भी सही तरह कमा नहीं सकता और ससुर कितने देर तक खर्चा करेगा। अभी तो दूसरे बहन-भाई भी मौजूद हैं जो कि छोटे हैं, उनकी भी शादी करनी है। 2 भाई हैं और उनकी पढ़ाई के भी बहुत ज़्यादा इखराजात होने हैं अभी और इन मैडम ने शादी की जल्दी करके मेरे बेटे को किसी के काबिल नहीं छोड़ा। अब वो किस तरह अपनी जॉब पे ध्यान दे, उसका तो ध्यान बीवी से नहीं निकलता, जबकि हालात ही ये मुख्तलिफ थे। जब मेरे मियाँ घर आते थे और घर आके सिर्फ़ सो जाते थे, ना मुझसे कोई बात करते थे और ना ही कोई मुझसे मियाँ-बीवी वाली कोई भी ऐसा मामला था कि जिस पे मुझे कोई सुकून मिल सकता। बस इरिटेशन का बाइस बनती जा रही थी ये ज़िंदगी। आप ही मैंने इस ज़िंदगी के लिए रो-रो के अल्लाह ताला से दुआएँ की थी कि मैं जल्दी से यहाँ पहुँच जाऊँ और जब मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ पे मेरे हालात उल्टे ही हो गए थे। बस पता नहीं ये किस चीज़ की तैयारी थी, मैं नहीं जानती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर दी। आप ही मैंने दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया था। इनके तानों और बातों पे भी मैं दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ती रहती थी, जिसकी वजह से ये यही मुझे कहते थे कि बात-बात पे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह करती रहती है। बहुत ज़्यादा आलमा जी हैं, बहुत ज़्यादा मेरा मज़ाक उड़ाया जाता था, लेकिन मैं दिल-ओ-दिल में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहती थी, दरूद इब्राहीम भी पढ़ती रहती थी। अल्लाह ताला ने मुझ पे इतना करम किया आपी कि मेरी अम्मी की कॉल आई और मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी। इन्होंने कहा कि अभी मैं पाकिस्तान नहीं आ सकती। मेरे घरवाले समझे कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं घर नहीं आ सकूँगी। अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने मेरे घरवालों ने वीडियो कॉल की और अम्मी को हॉस्पिटल से दिखाया तो फिर अंकल ने मुझे पाकिस्तान भेजने के लिए इंतज़ाम कर दिए और उन्होंने कहा कि तुम 15 दिन के बाद वापस आ जाना। अभी मैं जब पाकिस्तान के लिए आ रही थी तो मोमानी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम तो बेटी हो, घर का कोई भी बात वहाँ जाके नहीं करनी, इस तरह अगर करोगी ना तो घर ख़राब हो जाएगा और फिर तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसी बातें करनी है तो फिर पाकिस्तान में ही रहना।
अभी मैं पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान आने से पहले मुझे उम्रा करना था, लेकिन वो मानी ने मुझे उम्रा भी नहीं करने दिया, डायरेक्ट मुझे पाकिस्तान भेज दिया। जब मैं पाकिस्तान आई तो अम्मी ने मुझे देखा और अम्मी की आहिस्ता-आहिस्ता तबीयत बेहतर होने लग गई। अब अम्मी डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। अब भी ये अज़ियतनाक ज़िंदगी जो मैंने गुज़ारी थी, मैं दोबारा इस ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपने घर वालों को कहा और उन्हें सारी बात बता दी। अब ये बातें सुनने के बाद तो उन्होंने मुझे रखना भी नहीं था। जब ये सारी बातें खुल गई तो वो मामी और मामू ने तो बातें ही सारी बदल दी। उन्होंने कहा ससुराल में तो बहुत कुछ होता है, ये तो छोटे-छोटे से मामलात थे, छोटी-छोटी सी बातें थी। इसने ऐसे ही इतनी बड़ी करके इधर बता दी। अभी उम्र छोटी है ना, समझ नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी। इस पे अंकल की आँखों के इशारे ऐसे थे जैसे मैं बहुत अच्छी तरह समझ जाती थी। जब इन्होंने मुझे सज़ा देनी होती थी तो इनका यही रवैया होता था। इसलिए आपी मैंने दोबारा वापस जाने के बारे में अम्मी को बता दिया कि मैंने अब इनके साथ नहीं रहना। इस पे अम्मी ने कहा कि मुझे अपनी बेटी पहले है, अपना भाई बाद में है, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनसे और ताल्लुक़ बनाने की या रखने की। इसलिए उन्होंने अम्मी को कहा कि अगर आपने अपनी बेटी को यहाँ रखना है तो 100 दफ़ा रख लें, फिर हमसे कोई उम्मीद ना रखिएगा, हम इसको डिवोर्स भेज देंगे। अम्मी ने कहा कि जितनी अज़ियत इससे सह ली है यही काफ़ी है, ज़हनी मरीज़ बन गई है, इसकी हालत थी कितनी अच्छी खूबसूरत प्यारी बेटी आपको दी थी और अब क्या हशर हो गया है इसका। 2 सालों में बेचारी ऐसी हो गई है जैसे कोई कैंसर या टीबी की मरीज़ है। इसलिए आपकी अम्मी ने कह दिया कि मैं अपनी बेटी को वापस नहीं भेजूँगी। उन्होंने भी आपी गुस्से में तलाक दे दी और तलाक देने की एक वजह ये भी दी थी कि मैं यहाँ से कोई जहेज़ का सामान नहीं लेके गई थी। बस अम्मी ने रुखसती के वक़्त कुछ पैसे दिए थे जो लाखों में थे और वो वहीं मौजूद थे। इसलिए अम्मी ने कहा जो लेन-देन का मामला है, हमारी चीज़ें आपके पास और हमारे पैसे आपके पास मौजूद हैं, जो आपको बेहतर लगे वो कर लें। मामू ने भी किसी किस्म की बात बढ़ाने की नहीं की और ना ही इसे और ज़्यादा इश्यू बनने दिया क्योंकि अभी उनके ज़हन में और प्लान थे और उन्होंने उन्हें भी तो अप्लाई करना था। इसलिए अभी ये मामला यहीं पे ख़त्म हो गया। उन्होंने डिवोर्स के पेपर भेज दिए। ये मेरे लिए बाइसे रहमत इसलिए बने कि मैं बहुत ज़्यादा अज़ियत की ज़िंदगी गुज़ार रही थी। यहाँ से सोच के गई थी कि मैं रोज़ाना हरम जाया करूँगी, रोज़ाना मैं उम्रे किया करूँगी और जो मेरा दिल चाहेगा मैं करूँगी, लेकिन ऐसे नहीं हो पाया। मुझे हर वक़्त इन्होंने घर में बंद रखा, अज़ियतें दी, ताने दिए और बात-बात पे मुझे रुलाते थे। हर चीज़ पे मेरा मज़ाक उड़ाते थे। इनफैक्ट ये सब मिल जाते थे और मुझे बहुत ज़्यादा अज़ियत देते थे कि मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी शादी कर ली है, अब सारा खर्चा अंकल करते हैं इसलिए मुझे इन्होंने नौकरानी बना के रख लिया था। मेरे लिए ये ज़िंदगी नाक़ाबिले बर्दाश्त थी और ना ही मैं बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए ये आसानी अल्लाह ताला ने मुझे दे दी। ये सारा मेरे रब का करम था कि मैंने जिस तरह अल्लाह ताला से दुआएँ माँगी, अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को कबूल किया। मेरी यही स्टोरी नहीं है, आप ही अभी एक और लंबी ज़िंदगी आगे मौजूद है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मेरे ज़िंदगी का वो स्टेप था जिसने मुझे ज़िंदगी बदलने के लिए मौका दिया। अब मैं अपनी अम्मी के घर में थी और अपनी भाभीयों के ताने सह रही थी। मेरी भाभियाँ बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे रही थी। मेरी इन सारी बातों पे मुझे ताने दिया करती थी। वजह ये थी कि मैं अम्मी का सारा काम खुद किया करती थी। मैंने इनको आसानी दे दी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेट करने लग गई थी। मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं किसी को पलट के जवाब दे सकती और मेरी भाभीयों ने